चलो ध्यान देगा। आज हम लोग एनसीईआरटी का बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5वां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ऐसे भी हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। हमने कहा कि आज बायो के चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 12th के अंतर्गत आता है और इसमें एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? वंशागति, और ऑफ का मतलब का, और मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब क्या होता है? आणविक आधार। कहने का मतलब हो गया वंशागति का आणविक आधार। कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमें? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हिंदी में क्या कहेंगे? वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार। क्या है वंशागति का आणविक आधार? आप इसके नाम से पकड़िएगा, हिंदी नाम से आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो, कह रहा है वंशागति, इसका मतलब जो वंश में गति करता हो। वंश में क्या करता हो? गति। मतलब आज हमरा में है तो वह कल आप में होगा, अर्थात मेरे बच्चों में होगा, और मेरे बच्चे से मेरे बच्चे में, उसके बच्चे से उसके बच्चे में। मतलब हमेशा वंश में क्या करेगा? गति करेगा। कौची गति करेगा सर? तो मॉलिक्यूल्स करेगा, और मॉलिक्यूल्स को यहां पर लिखा गया है मॉलिक्यूलर। मतलब कोई छोटा मॉलिक्यूल्स होंगे जो वंश में हमेशा क्या करेंगे? गति करेंगे। वही क्या कहलाता है? वंशागति का आणविक आधार। अब बताइए, हमारे शरीर के अंदर कुछ तो ऐसा है जो वंश में क्या करते हैं? गति। आज मेरे अंदर है तो कल मेरे बच्चों के अंदर, मेरे पापा के अंदर था तो वो मेरे अंदर। कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो वंशों में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। बताओ क्या गति कर रहा है वंश में? डीएनए। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डीएनए। तो डीएनए एक छोटा मॉलिक्यूल है कि नहीं? अरे डीएनए को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हैं, इसलिए डीएनए के क्या है? छोटा मॉलिक्यूल्स है। अर्थात हम कह सकते हैं वंशागति का आणविक आधार। वंशागता का आणविक आधार मतलब वंशों में गति करते रहती है एक छोटी सी आणविक, एक छोटी सी मॉलिक्यूल, जिसका क्या नाम है? डीएनए। अर्थात मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर इसी डीएनए के बारे में बहुत डीपली से हमें पढ़ना है। डीएनए का निर्माण कैसे हुआ, डीएनए कैसे बनते हैं, उसके बाद डीएनए से आरएनए कैसे बनते हैं, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनते हैं, प्रोटीन से एंजाइम कैसे बनते हैं, यह सभी पॉइंट को बारीकी तरीके से हम क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं। बातें क्लियर? यही सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट में हम लोग जान जाएंगे, जब डीएनए के बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे तब हम जानेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, कि किस प्रकार के इंसान का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिया जाता है, कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चेक किया जाता है। बात समझ में आया? और इसी के साथ यह चैप्टर की कहानी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत यहां तक? साफ शब्दों में लिख रहा है चैप्टर का, जिसने नाम समझ लिया उस चैप्टर की पूरी कहानी समझ लिया। पहला बात, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। मतलब कुछ ऐसी आणविक है। अरे देखो, आणविक का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर। मतलब मॉलिक्यूलर बना है मॉलिक्यूल वर्ड से, और मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? छोटा, एकदम कण, तनक सा छोटा छोटा को क्या कहते हैं? कण। नहीं कहते हैं ये कण, माने देवो। मतलब एक छोटा सा चीज मॉलिक्यूल, मतलब जिसे हम आणविक कह रहे हैं, यह वंशों में क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। अर्थात किसकी बात अदम बोला रहा है? डीएनए की बात कर रहा है। और हमें पढ़ना किसका बारे में है इसके अंदर? मुख्य रूप से किसके बारे में? डीएनए के बारे में पढ़ना है। तो क्या इस चैप्टर की पूरी कहानी आपको समझ में आई कि आखिरकार पढ़ना क्या है? तो आइए इसी चैप्टर का प्रारंभ हम एक छोटा सा हेडिंग से करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है? न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? न्यूक्लिक एसिड। आइए जरा अब हम न्यूक्लिक एसिड को हम लोग देखने वाले हैं। समझिएगा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है।
ध्यान से देंगे, देखेंगे, बड़ा आसान सा चैप्टर है। न्यूक्लिक एसिड हिंदी में क्या कहेंगे? न्यूक्लिक अम्ल। सर क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल? तो ध्यान दीजिएगा, यह मानो कि कोई कोशिका है। यह क्या है जी? कोशिका है। हम सभी लोग जानते हैं मेरा शरीर का निर्माण एटा बालू सीमेंट से हुआ है। जानते हैं कौन चीज से हुआ है? और मुड़िया दौलाती एटा बालू सीमेंट से हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं मेरा शरीर का निर्माण कौची से हुआ है जी? एक छोटा छोटा बहुत सारी लाखों करोड़ी क्या मिली है? सेल मिली है, कोशिकाएं मिली है, तब जाके मेरा यह पूरा शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और सेल के अंदर, मेरा सेल के अंदर क्या पाया जाता है बाबू? केंद्रक। अरे पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी न्यूक्लियस के अंदर द्रव्य अवस्था में, क्या कैसी अवस्था में? द्रव्य अवस्था में जो पाई जाती है, इसे ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। हमने आपको कहा कि यह हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है सर? तो न्यूक्लिक एसिड कुछ और नहीं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला क्या होता है? द्रव्य होता है। और यह न्यूक्लियस कहाँ होता है सर? तो सेल के अंदर होता है। इसके में सबसे पहले, न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले द्रव को देखने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो याद रखना, इस वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। क्या नाम था जी? फ्रेडरिक मिक्सचर। कब देखे थे? सन 1869 ईस्वी को देखे थे। परंतु स्टार्टिंग में जब कोशिका के केंद्रक के अंदर इन्होंने द्रव देखा, तो इसका नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया, इसका नाम दिया न्यूक्लीन। क्या नाम दिया? न्यूक्लीन। जो केंद्रक के अंदर द्रव था उसका क्या नाम दिया? न्यूक्लीन। जिसे बाद में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम क्या रख दिया? द्रव का? न्यूक्लिक एसिड। क्या रख दिया? न्यूक्लिक एसिड। क्या कोई दिक्कत यहां तक? बताइएगा। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड ये बताइए कहां पाया जाता है जी? कोशिका के केंद्रक के अंदर। कोशिका के केंद्रक के अंदर सबसे पहले देखा किसने? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। कब देखे जी? सन 1869 ईस्वी को। फ्रेडरिक मिक्सचर ने इस द्रव को किस नाम से जाने जी? न्यूक्लीन के नाम से जाने, जिसे बाद में क्या कहा गया? बाद में अल्टमैन कहा गया, जिसे बाद में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिक एसिड। अब सवाल होता है कि सर न्यूक्लिक एसिड है क्या? न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो आइए हम लोग समझते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है इसके बारे में। बस न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है? बहुलक होता है। हमने बोला न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो आपने तो साफ शब्दों में यही ना बोला कि सर यह केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला क्या है? द्रव्य है। ध्यान से एकदम, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला क्या है सर? द्रव्य है। तो आखिरकार हम डिफाइन कैसे करेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो याद रखना, न्यूक्लिक एसिड जो होता है यह न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर न्यूक्लियोटाइड के बहुलक, बहुलक क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए पॉलीमर बहुलक, जब बहुत सारा छोटी छोटी इकाई जुड़ जाता है तब क्या चीज का निर्माण करता है? बहुलक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने डिफाइन कर दिया आपके सामने। जब पॉलीमर क्या है? बहुलक क्या है? व्हेन जब स्मॉल छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स या फिर कह सकते हैं यूनिट्स, जब छोटा छोटा इकाई आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़कर एक लंबी संरचना का निर्माण कर देते हैं। अरे कर देते हैं। और यही लंबी संरचना क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। और ये छोटी छोटी जो जिनकी निर्माण हुई है इकाई या छोटी इकाई, सभी को क्या कहेंगे? मोनोमर कहेंगे। मोनोमर का मतलब एक लक कहेंगे। मतलब बहुत सारा एक लक जुड़कर क्या बनाता है? बहुलक। और अभी तुरंत हमने आपको बताया कि हमारा तुरंत क्या बताए? किसकी चर्चा कर रहे थे? न्यूक्लिक एसिड की। अरे इसकी चर्चा ना कर रहे थे? न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो हमने आपको बोला न्यूक्लियोटाइड्स के समूह। मतलब मानो कि यह सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। ये सब क्या है जी? न्यूक्लियोटाइड्स। ये सब क्या है? सब के सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं।
ये सब के सब क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और यह सभी न्यूक्लियोटाइड्स के समूह मिलकर क्या बना रहा है? बहुलक। और यही बहुलक क्या कहला रहा है? यही बहुलक क्या कहलाएगा? सॉरी, यही बहुलक क्या कहलाएगा? यही बहुलक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अरे क्या हम कर देंगे, ठीक है तो है। चलिए, यही क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत? न्यूक्लियोटाइड क्या है वो बात की बात है, अभी समझिए बातों को। सिर्फ हमने कहा न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो हमने बोला जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं तब किसका निर्माण कर देते हैं? बहुलक का। न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बहुलक का निर्माण होता है और यही बहुलक क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। और प्रत्येक बहुलक के इकाई क्या कहलाता है? मोनोमर कहलाता है। मोनोमर बोले तो एकलक कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक? आइए, अब सवाल है कि सर न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का समूह तो आपने बोल दिया, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं हमें वो बताइए। तो आइए, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, आइए हम लोग आपको बताते हैं। किसकी चर्चा करने वाले हैं? न्यूक्लियोटाइड्स का। क्या है न्यूक्लियोटाइड्स? बड़ा आसान तरीके से देखिएगा, बस कुछ नहीं बाबू। न्यूक्लियोटाइड्स या फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और क्या है? नाइट्रोजन बेस का क्या है? एक जुड़ा हुआ रूप है। मतलब कहने का मतलब हुआ एक फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप का मतलब आप समझते हो क्या होता है? फॉस्फेट का ग्रुप का मतलब होता है, फॉस्फेट ग्रुप का मतलब होता है फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन। फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन, यह फॉस्फेट ग्रुप है। मतलब एक फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन जब है तो यह क्या कहलाता है? फॉस्फेट ग्रुप। तो एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या जुड़ेगा? पेंटोज शुगर। पेंटोज ओज लग गया ना, अरे शुगर है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है। अरे मीठा चीज ही कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। पेंटोज शुगर, तो इसका भी कोई श्रृंखला होगा, कोई चैन होगा। अरे जिस प्रकार से इसका श्रृंखला उसी प्रकार से इसका भी श्रृंखला होगा। मतलब PO4, और हमने आपके सामने अभी शॉर्ट फॉर्म में यही लिख दिया, पेंटोज शुगर और कौची जुड़ेगा? नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। तो यह तीन चीज जब जुड़ते हैं तब क्या चीज का निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स का। क्या कोई दिक्कत यहां तक? बस अभी खाली जान जाओ, हमें आपको बताएंगे, जोड़कर बताएंगे कौन होता है फॉस्फेट ग्रुप, कौन होता है ये, कौन होता है ये। अभी बस सिंपल सी भाषा में आपको इतना ही जानना है, सर न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? तो बस फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जब तीनों आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़कर जिस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। आज जब बताओ फिर बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? बोलो, बहुलक बनेगा। और उस बहुलक को क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। अरे कहेंगे। और वह न्यूक्लिक एसिड से ही हमारा डीएनए बनता है। वही न्यूक्लिक एसिड से क्या बनते हैं? डीएनए बनते हैं। और फिर डीएनए से क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। फिर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन से क्या बनेगा? तब प्रोटीन से फिर एंजाइम बनेगा। बात समझ में आया? प्रोटीन क्या करेगा सर काम? प्रोटीन हमारे शरीर के रंग देने का काम करेगा। त्वचा का रंग देगा, बालों का रंग देगा, आंखों का रंग देगा, यह सभी काम करेगा। नाखून बढ़ाने में मदद करेगा, यह सब चीजों में प्रोटीन मदद करेगा। सर एंजाइम जबकि क्या मदद करेगा? तो एंजाइम भोजन के पाचन में क्या करेगा? मदद करेगा। बात समझ में आया? देखो यहां से फिर हम उठा रहे हैं आपके सामने, आप पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। ज्यादा कुछो दिमाग में नहीं लगाना है, आप पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है सर? तो कुछ नहीं, या फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जब आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़कर जिस लंबी संरचना का निर्माण करेंगे वह लंबी संरचना क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स। हम बताएंगे कैसे संरचना का निर्माण होगा, कौन होता है ये, कौन होता है ये, कौन होता है ये। अभी बस देख लीजिए, तीनों जुड़ गया तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। और जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगा तो क्या बनेगा?
बहुलक, पॉलीमर, अरे बनेगा कि नहीं, अभी तुरंत बोले। और वही बहुलक क्या कहलाता है, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का बहुलक ही क्या कहलाता है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड से क्या बनते हैं, डीएनए, क्या बनते हैं, डीएनए। और डीएनए से ही क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बनते हैं, एंजाइम। जितना भी रंग उंग इर्दी बिर्दी हल्का फल्का अगर कुछ कर रहा है तो प्रोटीन है, जबकि एंजाइम पाचन में क्या करता है, मदद। मतलब मुख्य रूप से बात करें तो हमारा शरीर में सब के सब काम कौन कर रहा है, यही एंजाइम और प्रोटीन कर रहा है। बहुत सब कर रहा है, इसमें से ये भी कर रहा है। बात समझ में आया। तो बताइए, छोटा से छोटा चीज या छोटा से छोटा जीव या छोटा से छोटा मॉलिक्यूल्स हमारे जीवन का आधार बन चुका है कि नहीं। मेरा डीएनए आज के समय में डैमेज हो जाए तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो बिन खाना पचे हुए हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, अरे मरेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम आपके सामने बताने वाले हैं, आप देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब आइए आप न्यूक्लियोटाइड के बारे में पहले सबसे पहले अच्छा से समझ जाइए, न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो बस अभी तुरंत आपको हम बताए ही न्यूक्लियोटाइड क्या है, अभी तुरंत बोले न्यूक्लियोटाइड क्या होता है जी, फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, जब ये तीनों आपस में जुड़ जाता है तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। और जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, बोलो तुम रट जाओ एकदम, कौची बनेगा, बहुलक, अरे बनेगा। और यही बहुलक क्या कहलाता है, न्यूक्लिक एसिड। और यही न्यूक्लिक एसिड से क्या बनता है, डीएनए। यही डीएनए से आगे जाके, और यही आरएनए से आगे, अब प्रोटीन से कुछ कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे, कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो एंजाइम बनाएंगे। बात समझ में आया। आइए अब फॉस्फेट ग्रुप के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, हल्की सी संरचना है। पेंटोज शुगर के बारे में हल्की सी संरचना बता देंगे, एनसीईआरटी उतना जिक्र तो नहीं किया है। अगली बातें, नेक्स्ट नाइट्रोजन बेस। अब सवाल होता है सर नाइट्रोजन बेस क्या है, तो आइए, नाम ही है नाइट्रोजन बेस। अगर इसको हिंदी में बात करो क्या कहेंगे, तो हिंदी में इसे कहते हैं एन युक्त क्षार। क्या हिंदी में बोलेंगे बाबू, एन युक्त क्षार कहेंगे, नाइट्रोजन बेस, ठीक है ना। नाइट्रोजन बेस का मतलब क्या होता है, एन युक्त क्षार। और आप देख सकते हैं एन युक्त क्षार नाइट्रोजन बेस, मतलब जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो वही क्या कहलाती है, नाइट्रोजन बेस। जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो यही क्या कहलाती है, नाइट्रोजन बेस। और हम इस नाइट्रोजन बेस को दो भागों में बांटे हैं। पहला क्या, प्यूरिन, क्या जी, प्यूरिन। इसके संरचना के आधार पर हमने बांटा है। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला क्या, प्यूरिन, दूसरा क्या, पायरीमिडीन। पहला प्यूरिन और दूसरा क्या, पायरीमिडीन। और प्यूरिन भी कितना प्रकार के, दो प्रकार के। पहला क्या, एडिनिन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, और दूसरा क्या, ग्वानिन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, कैपिटल जी। और पायरीमिडीन कई प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला क्या, साइटोसिन, दूसरा क्या, थाइमिन, और तीसरा क्या, यूरासिल। शॉर्ट में साइटोसिन को क्या कहेंगे, सी, थाइमिन को क्या कहेंगे, कैपिटल टी, और यूरासिल को क्या कहेंगे, यू। क्या बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक, बस सिंपल सी बातें हो रही है। आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यही ना पढ़ रहे हो। मतलब कोई ऐसा होगा, मॉलिक्यूलर होगा सर, मॉलिक्यूलर होगा, अणु होगा, और वह क्षार होगा, और इसी वह जो वंशा गति में क्या होगा, एक वंश से दूसरा वंश में, एक वंश से दूसरा वंश में जाते रहेगा। तो उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लियर। तो फिर से बता दीजिएगा जरा, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स कौची कौची जुड़ने से बना है, तीन चीजों जुड़ने से। सबसे पहला क्या बोलेगा, पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या। नाइट्रोजन बेस को पुनः कितना भागों में बांटा गया, पहला क्या, प्यूरिन, दूसरा क्या, पायरीमिडीन। प्यूरिन को पुनः कितना प्रकार होते हैं, दो। प्यूरिन कितने प्रकार के, पहला क्या होते हैं, एडिनिन, और दूसरा क्या होते हैं, ग्वानिन। जबकि पायरीमिडीन कितने प्रकार के, तीन। पहला कौची होता है, साइटोसिन, दूसरा क्या होते हैं, थाइमिन, और तीसरा क्या होते हैं, यूरासिल। मतलब कितना नाइट्रोजन बेस हो गया, देखो जरा, कई नाइट्रोजन बेस है,
ई भी नाइट्रोजन बेसे ना है, अरे नाइट्रोजन बेसे ना है, एक नाइट्रोजन बेस, दो नाइट्रोजन बेस, तीन नाइट्रोजन बेस, चार और कै हो गया 5। यही 5 नाइट्रोजन बेस आपके हैं। सभी का संरचना हल्का हल्का अलग है, लूर लक्षण अलग के रहने की वजह से ये उसको अलग कर दिया गया है। यह कोई नाइट्रोजन बेस होगा, मतलब इसके साथ कोई पेंटोज शुगर के साथ कोई नाइट्रोजन बेस को जोड़ देंगे और कोई क्या होगा फॉस्फेट ग्रुप होगा, और यह 3 को जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा बहुलक, और जब बहुत सारा बहुलक जुड़ेगा तो क्या बनेगा न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड से क्या बनते हैं डीएनए, और डीएनए से क्या बनते हैं आरएनए, और आरएनए से क्या बनते हैं प्रोटीन। बस यही चैप्टर की कहानी है, लेकिन कैसे बनेगा इसे ही हमें बताएंगे आपको, कैसे कैसे बनेगा इसका ही चर्चा करना है। तो आइए सबसे पहला हम क्या देखने वाले हैं फॉस्फेट ग्रुप, बस ज्यादा कुछ नहीं, फॉस्फेट ग्रुप समझ लीजिएगा, ज्यादा कुछ चर्चा नहीं है इसके बारे में। हमने बोला फास्फोरस और ऑक्सीजन ही फॉस्फेट ग्रुप कहलाता है। जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप क्या है सर, तो हमने बोला दिस ग्रुप, यह ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड के समूह में क्या होते हैं मिलते हैं। यह ग्रुप जो फॉस्फेट ग्रुप होता है क्या समूह में मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड के समूह में मिलता है, एसिड के समूह में, जिस प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना उसी प्रकार के फॉस्फोरिक एसिड के समूह में मिलता है। आप कहिएगा जरा दिखाइए तो आइए तो देखिए तो H3PO4 क्या यह एक समूह दिख रहा है, अरे एक यौगिक दिख रहा है जिसमें एक या एक से अधिक एलिमेंट्स हैं कि नहीं, जिसमें देखो तो फास्फोरस और ऑक्सीजन मिल रहा है, अरे मिल रहा है कि नहीं, और ये मिलकर फास्फोरिक एसिड बना रहा है, अरे एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यह एक एसिड बना रहा है, और यही PO4 जो देख रहा है यह PO4 ही क्या है फॉस्फेट ग्रुप है। अर्थात नहीं कह सकते हैं सर यही है फॉस्फोरिक एसिड जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर हमारी क्या मिल रही है फॉस्फेट ग्रुप मिल रही है, अरे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो आइए आप इसकी संरचना को अगर देखोगे H3PO4 को तो आप देखिएगा फॉस्फोरस, अरे फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है 5 बॉन्ड बनाता है ना, जिसमें से देखिएगा फॉस्फोरस यहां पर हमने ऑक्सीजन कै गो है जी 4 गो, ऑक्सीजन 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 कर लिए, और उसके बाद अरे P हो गया ना यहाँ पर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को बीच में रख दिया जाता है। आइएगा अब कै ऑक्सीजन है जी 4 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, अब कौन ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन कै गो है जी 3 गो, तो अब लगा दीजिए। अच्छा ई कोई एलिमेंट्स होता है क्या, कोई कंपाउंड्स है क्या, नहीं, कोई सफिक्स है क्या, कुछ नहीं है सर, ये तो कुछ है ही नहीं है, तो ये तो होता है, अरे होता है ना अल्कोहल सफिक्स, तो ये OH हो गया, ये क्या हो गया OH हो गया, कै गो 3 गो ना है, ये भी क्या हो गया OH हो गया। अब यह सफिक्स सिंगल सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन कै बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड, अरे बना लिया, तो यह हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया फॉस्फेट ग्रुप का, यह एक क्या हो गया स्ट्रक्चर हो गया, संरचना हो गया। बात समझ में आया। और इसी प्रकार का संरचना होगा पेंटोज शुगर का, इसी प्रकार का, और उसी पेंटोज शुगर में हम आपको डाल देंगे एगो नाइट्रोजन बेस और तीनों के जोड़ देंगे और बना के आ देंगे हम न्यूक्लियोटाइड। क्या बात समझ में आ गया। यह नॉर्मल सी कहानी इस चैप्टर की, इतना बातें जो बताए, क्या किन्हीं को कोई दिक्कत समस्या हुआ नहीं। अब जरा आइए फटाक से जरा एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, बोलेगा सभी लोग, पहला क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशा गति का आणविक आधार, मतलब वंशा में गति करेगा कुछ आणविक, मतलब कुछ अणु, जो कि अणु आपने देख रहा है कौन डीएनए, अरे माता पिता से आपने आया कि नहीं, आणविक आधार, जिसमें से सबसे पहला आरंभ क्या किए न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहां पाया जाता है, केंद्रक के अंदर, केंद्रक कहां पाया जाता है सेल के अंदर। इसको सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक का नाम फ्रेडरिक मिस्टर, कब देखे थे, पहला नाम क्या इसका रखा गया था न्यूक्लिन, जिसे अल्टमैन ने आज देख के जाकर क्या बोल दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। कोई दिक्कत सर, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो हमने बोला न्यूक्लियोटाइड कुछ और नहीं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, हमारा कौची नाइट्रोजन बेस का क्या होता है कंबाइंड रूप होता है। और हमने आपको बता दिया जैसे कि, फिर हमने बोला नाइट्रोजन बेस मुख्य रूप से कितना भागों में बांटा गया, पहला क्या प्यूरिन, दूसरा क्या पायरिमिडीन, प्यूरिन को अगेन कितना भाग में, पहला क्या एडिनिन, दूसरा क्या ग्वानिन,
उसके बाद पायरीमिडीन को 3, पहला क्या साइटोसिन, दूसरा क्या थायमीन और तीसरा क्या यूरासिल। बात समझ में आया? यह चर संरचना हमने आपको बताया। तो आपने देखा कि सर न्यूक्लिक एसिड तो 2 प्रकार के हो गया, पहला डीएनए हो गया और दूसरा क्या हो गया आरएनए। हालांकि मुख्य रूप से डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है। बात समझ में आया? लेकिन याद रखना न्यूक्लिक एसिड हमारे कितने होते हैं? 2, पहला डीएनए और दूसरा क्या आरएनए। क्या बातें समझ में आई? क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए जरा इस चैप्टर को सबसे पहले नंबर आप हेडिंग मारिएगा, उसके बाद लिखाने की चर्चा करते हैं।